हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज जो हम लोग का जो क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। और पीजी 3 के कोर्स का जो पेपर 9 है रिसर्च मेथोलॉजी का, उसमें कल हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया था, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो तथ्यों के प्रकार हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये जो प्रकार है, दो तरह के तथ्य होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत व्यक्ति जो है स्वयं सूचनादाता के पास जाकर सूचनाओं को एकत्रित करता है, और ये सूचनाएं जो है वो पहली बार जो है अनुसंधानकर्ता के द्वारा एकत्रित की जाती हैं। और इस तरह से हमने प्राथमिक स्रोत की चर्चा करते हुए विभिन्न प्राथमिक स्रोतों की चर्चा की थी, जिसमें प्रत्यक्ष अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि जो टेक्निक्स हैं तथ्यों को संकलित करने की, उसकी चर्चा हमने की थी। आज हम लोग द्वितीय स्रोत के बारे में जानेंगे कि जो तथ्यों का जो दूसरा प्रकार होता है तथ्यों को एकत्रित करने का, वो है सेकेंडरी सोर्स, और जिसको डॉक्यूमेंट्री सोर्स भी कहते हैं, प्रलेखीय स्रोत। तो आज की क्लास में हम लोग प्रलेखीय स्रोत का डिटेल में अध्ययन करेंगे। द्वितीय स्रोत या प्रलेखीय स्रोत वो स्रोत होते हैं जो कि प्रकाशित या अप्रकाशित समस्त लिखित सामग्री का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता को अपने विषय से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं आंकड़े आदि प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जनगणना रिपोर्ट से हमें देश की जनसंख्या आदि विषयों के संबंध में गणनात्मक क्वांटिटिव तथा वैश्विक आंकड़े एवं सूचनाएं प्राप्त होते हैं, उन्हें एकत्रित करना किसी भी व्यक्तिगत या सामूहिक अनुसंधानकर्ता के लिए संभव नहीं है। इसी तरह एक विषय से संबंधित एक व्यक्ति के पत्रों, डायरी से भी व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मनोभाव एवं अन्य अनेक बातों का जिस रूप में हमें पता लगता है, और अन्य किसी भी प्राथमिक स्रोत के द्वारा हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। और साथ ही द्वितीय स्रोतों से प्राप्त सूचनाएं अध्ययन विषय के संबंध में अनेक ऐसी प्राथमिक एवं गहन जानकारी प्रस्तुत करती है कि उस विषय का एक ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निर्माण करती है, हो जाती है, जिससे कि हम जो नवीन शोध करते हैं उसमें इससे हमें मदद मिलती है। द्वितीय जो स्रोत हैं या प्रलेखीय स्रोत के अंतर्गत विद्वानों द्वारा लिखित ग्रंथ, सर्वेक्षण रिपोर्ट, स्मरण पत्र, यात्रा वर्णन पत्र, डायरी, ऐतिहासिक प्रलेख, सरकारी आंकड़े तथा रिकॉर्ड तथा अन्य प्रकाशित या अप्रकाशित रिकॉर्ड आदि सम्मिलित हैं। इन सभी स्रोतों को मोटे तौर पर दो भागों में हम विभाजित करते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। जो पहला है वो है व्यक्तिगत प्रलेखीय स्रोत, और दूसरा है सार्वजनिक प्रलेखीय स्रोत। मतलब जो सेकेंडरी डाटा है उसको भी अध्ययन की सुविधा के लिए हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक को व्यक्तिगत प्रलेख कहते हैं और दूसरा को सार्वजनिक प्रलेख कहते हैं। अब हम इन दोनों का अध्ययन जो है अलग अलग ढंग से करेंगे। पहला जो है द्वितीय स्रोत के अंतर्गत पहला जो व्यक्तिगत प्रलेख है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जिसको कहते हैं, वो क्या है इसको जानेंगे। व्यक्तिगत प्रलेख में
वह समस्त लिखित सामग्री सम्मिलित होती है जो एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं या अपने विषय में अथवा सामाजिक घटनाओं के विषय में उसके अपने दृष्टिकोण से लिखी गई होती है। यह जरूरी नहीं है कि उसे लिखते समय लिखने वाले का दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो अथवा सामाजिक शोध या अनुसंधान से संबंधित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो उसे उसने लिखा हो। अधिकांशतः ऐसा नहीं होता और इन व्यक्तिगत प्रलेखों में लेखक के अपने दृष्टिकोण, मनोभाव, विचार, आदर्श ही मूर्त होते हैं। फिर भी यदि उसके द्वारा लेखक के अपने मनोभाव या आंतरिक जीवन अथवा किसी सामाजिक संस्था या घटना का वर्णन पर प्रकाश पड़ता है तो वह स्वतः ही सामाजिक अनुसंधान व शोध के लिए महत्वपूर्ण आधार बन जाता है, क्योंकि इन प्रलेखों के द्वारा न केवल लेखक की व्यक्तिगत स्थिति का पता चलता है या उसके जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है और इस तरह से समाज या सामाजिक जीवन की प्रक्रियाओं का भी स्पष्टीकरण होता है। और इस तरह से जो है व्यक्तिगत लेख के अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा लिखी गई जो विभिन्न तरह के जो लेख होते हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। और व्यक्तिगत प्रलेखों को अध्ययन की सुविधा के लिए हम निम्न प्रकार से उसका अध्ययन कर सकते हैं। और ये है पहला इसमें जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री। जो व्यक्तिगत प्रलेख है हमने द्वितीय स्रोत के अंतर्गत जो हमारा व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख में हमने उसको डिवाइड किया। और व्यक्तिगत प्रलेख के बारे में जो व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखी गई कोई पत्र, डायरी या आत्मकथाएं होती हैं उसके अंतर्गत जो है बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो उसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत जो प्रथम जो लेख आता है या प्रथम जो प्रकार आता है वो है जीवन इतिहास, पहला लाइफ हिस्ट्री। प्रोफेसर मैंज के अनुसार वास्तविक अर्थ में जीवन इतिहास का अभिप्राय विस्तृत आत्मकथा से है। सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग पर्याप्त ढीले ढाले तौर पर किया जाता है और किसी भी जीवन संबंधी सामग्री के लिए जीवन इतिहास वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। कुछ भी जीवन अथवा आत्मकथाएं प्रायः प्रख्यात व्यक्तियों के अथवा महापुरुषों के द्वारा लिखी जाती हैं या तैयार की जाती हैं। कुछ भी हो, इन आत्मकथाओं से लेखक के व्यक्तिगत जीवन की ही नहीं बल्कि उसके समाज तथा सामूहिक जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं तथा परिस्थितियों की जो है झांकी हमें मिल जाती है। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इन जीवनियों में ऐसे अनेक आंतरिक या गुप्त बातें का भी उल्लेख होता है जिसे हम अन्य किसी तथ्य के माध्यम से नहीं जान पाते हैं। उदाहरण के लिए श्री चर्चिल की जीवनी द्वितीय विश्व युद्ध की एक ज्वलंत झांकी है। महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथाएं वास्तव में भारत में स्वतंत्रता संग्राम की आत्मकथाएं हैं। भारतीय संस्कृति, समस्या एवं दर्शन की आत्मकथाएं हैं। इनके अध्ययन करने पर तात्कालिक भारतवर्ष की सामाजिक संस्कृति, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों एवं घटनाओं के संबंध में असंख्य महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। मतलब जीवन इतिहास, जो व्यक्ति का जो आत्मकथा वह लिखता है उसके अंतर्गत जो भी बातें वो खुद के बारे में या समाज के बारे में लिखता है, तो इससे उसके जीवन के साथ साथ उस समय के समाज के बारे में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इस तरह से ये द्वितीय स्रोत के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।
जीवन जो इतिहास है, तृतीय स्रोत के अंतर्गत जीवन इतिहास है, इसको भी 3 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो होता है वो स्वतः लिखित आत्मकथाएं, जो खुद लिखी जाती हैं अपने द्वारा। दूसरा है ऐच्छिक आत्मकथाएं ऐसी, और तीसरा जो है संकलित जीवन इतिहास। तो 3 तरह से जो है जीवन इतिहास के अंतर्गत तथ्यों को संग्रहित करने के लिए उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं उसको एकत्रित करके रखा जा सकता है। इसके बाद जो जीवन इतिहास के बाद जो हम लोग दूसरा जो स्रोत आता है व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत, वो है डायरी। डायरी, बहुत से लोगों को डायरी लिखने का बहुत शौक़ होता है, और जिसमें वे अपने प्रतिदिन का विभिन्न अवसरों पर अपने जीवन संबंधी घटनाओं को तथा उनके प्रति अपनी भावनाओं तथा प्रतिक्रियाओं को लिखते हैं। इन डायरियों से न केवल वह अपने जीवन के संबंध में लिखते हैं, बल्कि उनके विषय में भी लिखते हैं जिनके की संपर्क में वह रह रहे होते हैं, या केवल कुछ ही समय के लिए उनके संपर्क में रहे हुए होते हैं। व्यक्ति खुद के बारे में भी लिख सकता है, या कोई व्यक्ति जिसके साथ वह रह रहा है उसके बारे में भी उसमें उसका वर्णन करता है। डायरी उसकी अपनी जो चीज़ होती है, इसलिए वह अत्यंत गोपनीय बातों को भी उसमें बहुत सच्चाई के साथ लिपिबद्ध कर देता है। एक घटना तथा व्यक्ति के संबंध में जो कुछ दिल में से वह अनुभव करता है, उसको उसकी सुस्पष्ट अभिव्यक्ति उसकी डायरी में मिलती है। इसलिए अत्यंत गोपनीय तथा अति आंतरिक तथ्य, विचारों तथा भावनाओं को जानने का डायरी से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। क्रमबद्ध रूप में लिखी हुई डायरी जीवन इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विश्वसनीय आधार है। सामाजिक शोध में या सामाजिक अनुसंधान में के क्षेत्र में डायरियों का अपना महत्व होता है। इसका कारण यह है कि डायरियाँ आत्मकथाओं की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होती हैं, क्योंकि बहुधा डायरियों का प्रकाशित करने के उद्देश्य से नहीं लिखा जाता है। इसलिए उसमें जो है जो व्यवहारिक चीज़ें हैं जीवन से संबंधित, उस व्यक्ति से संबंधित, तो वह चीज़ें जो है अत्यंत गोपनीयता के साथ उसमें सच्चाई से लिख दिया जाता है। और इस तरह से जो है डायरी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वितीय स्रोत के रूप में होता है। तीसरा जो स्रोत होता है द्वितीय स्रोत के अंतर्गत, उसमें हम लोग पत्र, लेटर्स। तो पत्र जो है व्यक्तिगत होते हैं, और इसलिए इसके माध्यम से हमें एक व्यक्ति के आंतरिक विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोणों का पता चलता है। अपने पत्र में लेखक प्रायः जो अप्रकट अपने विचार होते हैं उसको प्रस्तुत करता है, इसलिए उसमें व्यक्त उसके कथन पर्याप्त विश्वसनीय हो जाते हैं। तालाक, पारिवारिक तनाव, प्रेम, मित्रता, वैवाहिक जीवन से संबंधित बातें, यौन जीवन से संबंधित बातें आदि महत्वपूर्ण कोमल सामाजिक संबंधों की वास्तविकताओं पर पत्र पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। तो इस तरह से पत्र जो है वो द्वितीय स्रोत के रूप में सामाजिक अनुसंधान में यूज़ होते हैं। चौथा जो इसका प्रकार है वो है स्मरण। इसमें बहुत सारे मनुष्यों के द्वारा जो यात्राएं की जाती हैं, जीवन घटनाओं अथवा महत्वपूर्ण परिस्थितियों के विषय में लिखे गए संस्मरण भी सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। और प्राचीन काल में इस प्रकार के यात्रा वर्णनों तथा स्मरणों ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करने में अत्यधिक
सहायता की है। सर्वश्री जो है मेगास्थनीज, ह्यूंग सॉन्ग, फाहियान, इब्न बतूता के वर्णन अब भी भारतीय इतिहास की अमूल्य निधि है। इनके वर्णनों से उस समय के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के संबंध में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण जो है स्रोत होता है, द्वितीय स्रोत होता है। स्मरण के रूप में, संस्मरण के रूप में जो भी टाइम टू टाइम इंडिया में या कोई भी किसी दूसरे देश का भ्रमण करने के लिए जाता है और उसके बारे में जो स्मरण पत्र में अपने कुछ लिख कर रखता है, तो वो भी एक सेकेंडरी डेटा के रूप में हम जो है वो यूज़ करते हैं, अगर हमारा टॉपिक उससे रिलेटेड होता है तो। और इस तरह से उससे हमें उस समय के समाज के परिस्थितियों के, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो परिस्थितियाँ होती हैं उनकी जो है जानकारी मिलती है। इसके बाद है कि जो ये व्यक्तिगत प्रलेख हैं, द्वितीय स्रोत के अंतर्गत जो व्यक्तिगत प्रलेख हैं जिनका अध्ययन हमने किया, उसमें हमने सबसे पहले देखा जीवन इतिहास। और जीवन इतिहास जो था वो भी 3 तरह का था: स्वतः लिखित आत्मकथाएं, ऐच्छिक आत्मकथाएं तथा संकलित जीवन इतिहास। उसके बाद उसका दूसरा जो भाग था वो था डायरी, तीसरा पत्र तथा चौथा संस्मरण। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये व्यक्तिगत प्रलेख हैं, जो द्वितीय स्रोतों को एकत्रित करने के जो व्यक्तिगत पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, उसका महत्व क्या है। इनके प्रकारों की चर्चा करने के बाद अब हम इनके महत्व को पर प्रकाश डालेंगे। तो हमने जो ऊपर सारे व्यक्तिगत प्रलेखों की चर्चा की, उससे यह स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसंधान या शोध कार्य में व्यक्तिगत प्रलेखों का अपना एक महत्व होता है। व्यक्तिगत जीवन या और घटनाओं से के संबंध में ही नहीं बल्कि उनके घटनाओं के संबंध में ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में भी इसकी सहायता आवश्यक होती है। इन प्रलेखों के द्वारा विचारों तथा मनोवृत्तियों का जितना स्पष्टीकरण संभव होता है, उतना अन्य किसी साधन के द्वारा नहीं होता। व्यक्तिगत मनोभावों और दृष्टिकोणों को ठीक से जान लेने में सहायता मिलती है। व्यक्तिगत प्रलेखों का एक और उल्लेखनीय महत्व यह है कि इससे प्राप्त सूचनाएं तथा तथ्य तुलनात्मक रूप में अधिक विश्वसनीय होते हैं, विशेषकर उन अवस्थाओं में जब लेखक का उद्देश्य अपने लेखों को प्रकाशित करना नहीं होता है। वास्तविक तथ्यों का ज्ञान उनके मूल रूप में व्यक्तिगत प्रलेखों के द्वारा हमें जितनी सरलता से प्राप्त होता है, उतना और किसी स्रोत से नहीं प्राप्त होता है। मतलब ये जो व्यक्तिगत प्रलेख हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसमें भी जो अप्रकाशित व्यक्तिगत प्रलेख होते हैं जिसमें मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, अपने भावनाओं को, अपने जो उसकी मनोदशा है, मनोवृत्ति को बहुत ही स्वच्छंद रूप में उसको लिखता है। उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो वो फील करता है, जो अनुभव करता है, पूरे व्यवहारिक रूप में उसको उसमें लिख देता है। तो एक तरह से सही जानकारी देने का यह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम होता है। तो हमने इसके महत्व को देखा कि व्यक्तिगत प्रलेख किस तरह से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब है कि जो व्यक्तिगत प्रलेख है उसमें कुछ इसके दोष भी होते हैं, कुछ इसकी सीमाएं हैं। अब हम उनकी सीमाओं को देखेंगे। तो व्यक्तिगत प्रलेख के संबंध में एक बात यह जो है कही जाती है कि यह इन्हें सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो व्यक्तिगत है। वो देगा कि नहीं देगा, इस पर डिपेंड करता है। तो व्यक्तिगत प्रलेख निजी जीवन से संबंधित होने के कारण उसमें ऐसी अनेक गोपनीय सूचनाएं होती हैं
जिन्हें कि लेखक दूसरों को देने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर लगता है कि शायद उसे वह दूसरे के निगाहों में गिर जाएंगे या उनको उनके जीवन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये एक दिक्कत आती है कि व्यक्तिगत प्रलेखों को कलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। लोग जल्दी उसको नहीं देते हैं क्योंकि वो उनके पर्सनल जीवन से संबंधित होते हैं। दूसरा जो इसकी सीमाएं या जो इसमें दोष है वह यह है कि व्यक्तिगत प्रलेखों में जो कुछ भी लिखा जाता है वह सच है अथवा नहीं, इस बात की जांच करना कठिन होता है, क्योंकि वो तो जो है व्यक्ति से रिलेटेड होता है। वो व्यक्ति उसको पिछली कौन सी घटनाएं होती हैं, तो इस तरह से उसके या उसके आंतरिक जीवन में क्या घटनाएं घटी हैं, तो इन सब का दोबारा जो जांच करना, जो आखिर लिखा हुआ है कि नहीं, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करना जो है वो काफ़ी दिक्कत होती है। तीसरा जो दोष इसका ये है कि व्यक्तिगत प्रलेखों के से प्राप्त तथ्य एवं सूचनाएं प्रायः विकृत हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कोई भी लेखक इन प्रलेखों को प्रस्तुत करते समय पक्षपात की भावना व मिथ्या झुकाव से अपने को पूर्णतः विमुख नहीं रख पाता, और वह अपने आदर्श, सिद्धांत, मूल्य या वाद को ही सर्वोत्तम मान बैठने की गलती करता है। तो इस तरह से जो है ये जो व्यक्तिगत प्रलेख हैं, इसमें इसकी कुछ सीमाएं हैं। व्यक्तिगत प्रलेख के बाद हम द्वितीय स्रोत के अंतर्गत जो दूसरा उसका प्रकार है सार्वजनिक प्रलेख, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, उसकी चर्चा करेंगे। तो पब्लिक जो डॉक्यूमेंट्स होता है, सार्वजनिक प्रलेख जिसको कहते हैं, जो द्वितीय सूचनाएं एकत्रित करने का एक साधन है, तो तथ्य या सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रलेखीय स्रोत है। उसका दूसरा प्रकार या भेद जो है वो क्या है, सार्वजनिक लेख है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। सार्वजनिक प्रलेख वास्तव में वे रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें कि कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्था तैयार करती है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रकाशित अप्रकाशित सार्वजनिक प्रलेख, जैसे विभिन्न कंपनियों, सरकारी विभागों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार रिकॉर्ड, जो कि आम जनता के लिए नहीं होती और प्रायः उन्हें गोपनीय रखा जाता है। और दूसरा प्रकाशित सार्वजनिक रिकॉर्ड, जैसे कि किसी कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा सार्वजनिक हित से संबंधित किसी विषय से संबंधित तैयार रिपोर्ट हर आम खास के लिए उपलब्ध होती है। इन दोनों प्रकार के प्रलेख का जो है वर्णन हम अब करेंगे। तो फर्स्ट जो है इसके अंतर्गत, सार्वजनिक प्रलेख के अंतर्गत हमने देखा कि दो तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, एक प्रकाशित और एक अप्रकाशित। और इसके बाद इसकी जो प्रकार है, इसमें पहला है रिकॉर्ड। तो विभिन्न सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों को अपने प्रतिदिन के कामकाज के लिए अथवा प्रशासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक आंकड़ों तथा सूचनाओं का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इसके अध्ययन से अनेक सामाजिक घटनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए, कोई भी प्रोबेशन दफ्तर जो होता है में प्रोबेशन पद पर जो अपराधियों का जो रिकॉर्ड होता है, उसके संबंध में अनेक उल्लेखनीय महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। और इसी तरह से बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं, इसके अतिरिक्त दस्तावेज हैं, बही खाता हैं, सभाएं जो होती हैं उसकी रिकॉर्ड, समितियां, कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट, लोकसभा तथा जो राज्यसभा में जो कार्यवाही होती है उसकी रिकॉर्ड इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और सामाजिक अनुसंधान कार्य में पर्याप्त सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनसे प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय होते हैं। और दूसरी जो इसकी और जो
कठिनाई इसमें यह होती है कि ये रिकॉर्ड जो है प्रायः जो है वो बहुत जल्दी नहीं मिलते, लेकिन मिल जाते हैं। दूसरा है प्रकाशित आंकड़े, जिसको सरकार या गैर सरकारी या सरकार जो है वो उसको प्रकाशित कराती है। जैसे सरकार तथा गैर सरकारी संस्थानों द्वारा अनेक प्रकार के आंकड़े संकलित तथा प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे भारत सरकार के सूचना मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष जो भारत निकलता है वो आदि में अनेक महत्वपूर्ण बातें या आंकड़े होते हैं, देखने को मिलता है। इसी प्रकार विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि अपने अपने क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित कराते हैं। प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाले ईयर बुक में भी विभिन्न विषयों पर आंकड़े जो है आंकड़ों का उत्तम संकलन देखने को मिलता है। तो इस तरह से प्रकाशित आंकड़ों के रूप में ये सब काफ़ी यूजफुल होती है। तीसरा जो है पत्र पत्रिकाओं का रिपोर्ट। तो इसके अंतर्गत जो है समाचार पत्रिकाओं में समय समय पर जो सामाजिक और घटनाओं से संबंधित अनेक सूचनाएं या रिपोर्ट जो प्रकाशित होती रहती हैं, जिनका कि उपयोग आवश्यकता अनुसार सामाजिक शोध कार्य में किया जा सकता है। पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय लेख जनमत के झुकाव को जानने का एक अति उत्तम साधन होता है। उसके बाद चौथा है अन्य सामग्री। तो बहुत सारे प्रकाशित लेख भी तत्कालीन सामाजिक जीवन तथा घटनाओं को समझने में पर्याप्त एवं सहायक सिद्ध होते हैं, और इस तरह से इन प्रलेखों के माध्यम से हम उस समय के जो सामाजिक जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन कर पाते हैं। उदाहरण के लिए कोई कहानी, उपन्यास, कोई गांव में गीत, चित्र आदि की सहायता से हम जन जीवन संबंधी अनेक वास्तविकताओं को जान सकते हैं, क्योंकि इन सब के जो रचयिता हैं किसी न किसी रूप में सामाजिक जो घटनाएं हैं या समस्याओं को अपने प्रलेख का आधार बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी डेटा सोर्स है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस तरह से ये हमारे अनुसंधान कार्य में, सामाजिक शोध में हमें इससे हेल्प मिलता है। और सार्वजनिक प्रलेख के रूप में हम अप्रकाशित और प्रकाशित जो डाटा या सूचनाएं होते हैं उनको हम द्वितीय स्रोत के रूप में यूज़ करते हैं, और इसमें हम लोग रिकॉर्ड, प्रकाशित जो भी आंकड़े हैं वो, पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य सामग्री के रूप में इनका हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्रोत हैं शोध के क्षेत्र में जो डेटा होते हैं, तथ्य होते हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, या व्यापारिक महत्व के क्षेत्र में हो, या अन्य महत्व के क्षेत्र में हो। तो इन दोनों सूचनाओं की, जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों ही सूचनाओं की का जो है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है, और इसके माध्यम से हम अनेक तरह की सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं अपने सोच से संबंधित बहुत ही आसानी से। कुछ चीज़ें हैं जिसमें परेशानी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है बहुत ईजिली हमें मिल जाती हैं। जैसे कि प्रकाशित जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी आंकड़े हों, या टाइम टू टाइम जो ईयरली जो कुछ मैगजीन्स निकलते हैं, तो उनमें हम आसानी से जो है वो तथ्यों को, चूँकि उसमें सब तथ्यों के साथ लिखे रहते हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण सोर्सेस होता है रिसर्च के लिए। तो हमने देखा कि जो तथ्य जो है या सूचनाएं जो हैं, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन के अंतर्गत सूचनाओं का अध्ययन किया हमने कि तथ्य या सूचनाएं दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी सोर्स और दूसरा जो है वो सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो होता है उसमें व्यक्ति स्वयं जाके डाटा सूचना एकत्रित करता है, और वो प्रथम बार व्यक्ति उस शोधकर्ता के द्वारा ही किया गया होता है। और इसके अंतर्गत हमने देखा प्रश्नावली, अनुसूची,
अवलोकन, साक्षात्कार आदि के माध्यम से हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। उसके बाद जो सार्वजनिक प्रलेख होते हैं उसको हम लोग प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख होते हैं। और व्यक्तिगत प्रलेख में जो व्यक्ति की महत्वपूर्ण आत्मकथाएं, डायरी, पत्र वगैरह होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के रूप में काम करती हैं। और जो सार्वजनिक प्रलेख होते हैं जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा प्रकाशित या अप्रकाशित तथ्यों के रूप में जो संग्रहित करके रखे गए हैं, तो वो भी हमारे शोध कार्य में एक महत्वपूर्ण उनका रोल होता है। तो ये है सामाजिक शोध के अंतर्गत तथ्यों को एकत्रित करने का एक तरीका, एक प्रकार कि कौन से हम तथ्यों को हम एकत्रित करेंगे, किस जो हमारा वे जो होगा तथ्यों को कलेक्ट करने का, हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करेंगे या सेकेंडरी डाटा के माध्यम से करेंगे, क्योंकि हम दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा हमारा रिसर्च होगा और उससे संबंधित जहाँ पे हमें सूचनाएं मिलेंगी, अगर प्राइमरी के थ्रू हमें अगर करना है तो हम प्राइमरी डाटा को सोर्स के का यूज़ करते हैं। अगर हमें सेकेंडरी सोर्सेज को यूज़ करना है तो सेकेंडरी सोर्सेज करते हैं। अगर हमें अपने शोध में दोनों सोर्सेज का यूज़ करना है तो हम दोनों सोर्सेज का यूज़ करते हैं। और इस तरह से अपने शोध से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके इन एक्चुअल फैक्ट्स को और अपने शोध को व्यवहारिक बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये था द्वितीय स्रोत के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न डाल सकते हैं। बहुत जल्द हम नए क्लास के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।